सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। एक ऐसा फंड जो कभी अपने जमाने में बहुत ही ज्यादा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिया है, लेकिन क्या आजकल उसका परफॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फंड के बारे में, जिस फंड के अंदर तीन इश्यूज दिख रहे हैं, तीन प्रॉब्लम दिख रहे हैं और जिसकी वजह से कभी वो रिटर्न्स का राजा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में उसका जो परफॉर्म है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। क्या क्या प्रॉब्लम है, वो तीन प्रॉब्लम क्या है जो कि बिग प्रॉब्लम है और मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी सोल्व भी होने वाले हैं। तो क्या इस समय पे इस फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। थोड़ी सी बात मार्केट अपडेट को लेकर भी करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मार्केट अपडेट को लेकर बात करें तो मैंने आपको पहले, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि ऐसा है कि भाई टैरिफ को रद्द कर दिया है, यानी यूएस का जो कोर्ट है उस कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ट्रंप जो टैरिफ लगा रहा है ये गलत तरीके से लगा रहा है, ये इसका राइट नहीं है। और जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉजिटिविटी वाला माहौल यूएस के बाजार में भी देखने को मिला था और हमारी मार्केट के लिए भी उम्मीदें की जा रही थी। ऑफ कोर्स अगर लगातार हमारी मार्केट बंद नहीं होती तो वहां पर बाजार के अंदर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलती मंडे को, लेकिन ऐसा है कि बीच में मंडे की बात थी तो बीच में आ जाता है सैटरडे और संडे। तो यहाँ पर 2 दिन हो गए, 2 दिन के अंदर फिर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आ गए और जिसकी वजह से ओवरऑल आज की जो मार्केट है यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मेटल को मैं खास तौर से बात करूंगा। मेटल स्मॉल कैप और मिड कैप में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन खास तौर से यहाँ पर मेटल को लेकर मैं बात करना चाहूंगा और आईटी सेक्टर को लेकर बात करना चाहूंगा। भाई आईटी तो 1% से ऊपर गिर रहा है, 1%, 1.25% के आसपास वो गिरा हुआ है आईटी सेक्टर। जब मैं इस समय पे वीडियो शूट कर रहा हूँ 12:04 हो रहे हैं, तो इस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेटल की अगर मैं बात करूँ तो 0.76 या ऐसा कुछ परसेंटेज वाइज गिरावट वहां पर शो कर रहा है। तो लगभग 0.25% की गिरावट वहां पर भी होकर रखी हुई। तो ये मार्केट अपडेट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर बिल्कुल ही पॉजिटिविटी नहीं है, वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। और यूएस की मार्केट को अगर देखेंगे तो वहां पर भी मैक्सिमम इंडाइसेस नेगेटिव पॉइंट पे ही जाकर बंद हुए हैं, रेड लाल निशान में ही जाकर बंद हुए। तो मुझे लगता है कि भाई वहां पर भी बहुत अच्छे न्यूज नहीं है और बहुत अच्छी चीजें नहीं है ये चीज कि यूएस का बाजार का रेड में बंद हो जाना, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी का दबाव में आ जाना। तो ये तमाम तर बातें हो गई। तो यहाँ तक ये तमाम तर बातें खत्म हो जाती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इस समय पे आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि भाई हाई पीई है। जब इस फंड के पीई को आप देखने की कोशिश करोगे सर, तो यहाँ पर आपको कितना 42.27 आपको देखने को मिलता है, जबकि कैटेगरी एवरेज के जो दूसरे फंड से, जैसे मैं एचडीएफसी मिड कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पर आपको 25.61 देखने को मिल जाता है। उसके बाद निपॉन की बात करूं, निपॉन मिड कैप की बात करूं तो 26.98 का पीई आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मोतीलाल ओसवाल का देखोगे तो 42.27 है, जो कि काफी ज्यादा हाई है, अपने पेयर से बहुत ज्यादा है। तो इस समय पे वैल्यूएशन तो है यहाँ पर, ये तो पहली बात है कि मानने वाली बात है। यानी इसका ये मतलब होता है कि जीएआरपी यानी ग्रोथ एट द रीजनेबल प्राइस स्ट्रेटेजी से हटकर ये फंड क्वालिटी एट द एनी प्राइस के ऊपर जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। अब ऐसे में रिस्क क्या होता है, किसी भी फंड का जब पी रेशियो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है, किसी भी स्टॉक्स का जब पी रेशियो ज्यादा महंगे हो जाते हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है बहुत हद तक कि भाई वहां पर गिरावटें हो सकती है। अब ये एक स्टॉक की बात नहीं है, ये म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं और म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा महंगाई देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस फंड के अंदर गिरावट हो सकती है। और ये फंड अगर गिरता है तो ऐसे में ज्यादा गिरेगा, क्योंकि जो फंड महंगे होते हैं, जो स्टॉक्स ज्यादा पी पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, वहां पर जब गिरावट होती है तो बहुत ज्यादा गिरते हैं। और मिड कैप कैटेगरी की अगर बात की जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड होते हैं यहाँ पर अच्छा रिटर्न्स बनाकर देने की सलाहियत होती है, कब, जब मार्केट अच्छी हो तब। लेकिन यहाँ पर गिरने की सलाहियत भी उसी हिसाब किताब से रखती है, अगर मार्केट के अंदर गिरावट हो तो ये मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए किसी और फंड को नहीं लेना चाहूंगा, इसी फंड के स्टॉक होल्डिंग में कुछ कंपनीज है, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम को ले लीजिए, कोफोर्ज को ले लीजिए। ये ऐसे स्टॉक है जो कि काफी वैल्यूबल है और ये वैल्यूबल काफी ज्यादा वैल्यूएशन करेक्शन को फेस करते रहते हैं। इस फंड के अंदर जो दूसरा प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि पिछले
एक साल से लगातार नेगेटिव रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स अगर आप चेक करोगे तो 0.15% से लेकर 1% तक के का नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्ट प्लान मिलाकर और रेगुलर प्लान मिलाकर दोनों की मैं बात करता हूं तो लगभग इस हिसाब किताब की आपको नेगेटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जबकि दूसरी तरफ आप इसके इंडेक्स यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 जो कि इस फंड का इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है, वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और हम इस बात को अक्सर करते हैं कि भाई किसी भी फंड को जब आप लेते हैं तो उसके पेयर से आपको कंपेरिजन करके देखना चाहिए। सेम कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उनके परफॉर्म आपको देखना चाहिए कि सेम टाइम ड्यूरेशन में उसने कैसा परफॉर्म किया है, किस प्रकार का रिटर्न्स दिया है और उसके बेंचमार्क इंडेक्स ने किस प्रकार के रिटर्न्स दिए। तो यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्म आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल किसी भी फंड का अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लो परफॉर्म देना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई और दूसरे जो मिड कैप है वो कुछ ना कुछ पिछले 1 ईयर में ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं है, लेकिन इस फंड से अच्छा परफॉर्म देकर रखा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि भाई फंड की जो पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। यानी परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो ये फंड अपने एवीएम का 41% प्लस पैसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लगा कर रखा हुआ है। और पिछले 1 साल से टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर जो स्लो डाउन है चल रहा है उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसका परफॉर्म पूरी तरह से डूब रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में। और इसीलिए पिछले 1 ईयर का जो रिटर्न है यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि नेगेटिव रिटर्न शो कर रहे हैं। और दूसरी बात मैंने आपको कहा ना शुरू में, इसके पोर्टफोलियो में जो इसके स्टॉक होल्डिंग में जो शेयर्स है, जो कंपनीज है, यानी कोफोर्ज की मैं बात कर रहा हूँ, परसिस्टेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पेटीएम की बात कर रहा हूँ, या ऐसी कंपनीज है जो काफी ज्यादा वैल्यूबल है इस समय पे, तो वहां पर गिरावटें होती रहती है, मतलब वैल्यूएशन करेक्शन होता रहता है और जिसका असर आपको पूरी तरह से इस फंड के ऊपर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये तमाम तर बातें क्लियर हो जाती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या इस समय पे मिड कैप स्पेस में बबल क्रिएट हो चुका है? क्या बबल है मिड कैप में और स्मॉल कैप में? तो स्मॉल कैप की बात हम यहाँ पर कर ही नहीं रहे, मिड कैप की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मिड कैप में ये बात हकीकत है कि अभी वैल्यूएशन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे आप माने ना माने वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप इसको अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाकर ट्राई करोगे और चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1 ईयर का जो रिटर्न्स है और पिछले 5 ईयर्स, और उस हिसाब से जब आप पी को कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो पिछले 5 ईयर से ना करें बल्कि पिछले 1 ईयर में लेकर चलें और वहां से अगर करके देखेंगे 1 ईयर 2 ईयर्स के टाइम फ्रेम पर, तो आपको पता चलेगा कि भाई पी का जो लेवल है वो अभी भी सही लेवल पर नहीं है, रीजनेबल प्राइस के ऊपर नहीं है। लेकिन ये कहना कि बबल है ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि बबल का मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है ना। बहुत हाई लेवल की महंगाई हो जाती है जहां पर हम बबल शब्द का यूज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय पे बबल कहना सही रहेगा। लेकिन हाँ, मिड कैप में वैल्यूएशन है ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही बात है। तो फाइनली अभी तक जो 2 प्रॉब्लम यानी हाई पी और दूसरी बात कि लगातार नेगेटिव रिटर्न्स पिछले 1 ईयर से, ये 2 प्रॉब्लम तो आपको फंड के अंदर देखने को मिल ही जाते हैं। ऊपर से तीसरा प्रॉब्लम जो कि फंड के अंदर नहीं है वो है क्या? बैड मार्केट सिचुएशन। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बैड मार्केट सिचुएशन है, दूसरी बात यह है कि ये हाई पी पर ट्रेड कर रहा है, तीसरी बात यह है कि भाई लगातार पिछले 1 ईयर से नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो ऐसे समय में, इतने बैड मार्केट सिचुएशन में क्या इस फंड के अंदर निवेश करना सही रहेगा? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही निवेश करना, हम ये कहें कि सही नहीं रहेगा तो बिल्कुल सही बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि लमसम से आप बचते रहे। आप अगर लमसम करना चाहते हो तो लमसम ना करिए, और एसआईपी अगर आपको करनी है तो बिल्कुल आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर रहेगा इस फंड के अंदर इस समय पे। अच्छा, साथ ही साथ अब जो लोग पहले से निवेश करके रखे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? तो उनको बिल्कुल मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर 7 ईयर्स प्लस का टाइम होराइजन है आपके पास तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप क्वालिटी फंड जब देखेंगे ना तो वहां पर 1-2 साल वो अंडर परफॉर्म ही करते हैं, लेकिन उसके जो लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। चलिए मैं इसको आपको दिखलाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ HDFC को, ठीक है ना, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया है, एक एक करके मैं हर फंड का रिटर्न्स आपको दिखलाता हूँ कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स कैसे है। एक ही जगह पे मैं हर फंड को कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन वहां पर 5 साल 7 सालों का रिटर्न्स, मतलब 7 सालों का रिटर्न्स नहीं दिखलाता, इसीलिए एक एक करके मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि भाई इनके रिटर्न्स कैसे रहे लॉन्ग ड्यूरेशन में। देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन में पिछले 10 सालों का रिटर्न्स अगर देखेंगे तो इस फंड ने 20% का रिटर्न्स दिया है, 20-20.5% से ज्यादा का रिटर्न्स दिया है HDFC मिड कैप फंड ने।
यहाँ पर 17% का रिटर्न सेम कैटेगरी एवरेज के देखे जाते हैं। ये चीज आप याद रखिए। इसके अलावा चलिए, अब ये हो गया, अब जरा हम देखें दूसरे फंड, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखवाऊंगा एडिलवाइसेस, एडिलवाइसेस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने सर्च कर लिया है। तो इसके रिटर्न्स जरा आप देखेंगे तो ये कितने परसेंट का रिटर्न्स दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले 10 सालों में 21% का रिटर्न्स दिया है, ठीक है। 21% का। पिछले 7 ईयर्स का जो रिटर्न्स रहा है वो 24% का रहा है। 24-25% का रिटर्न्स आप इसे मान सकते हैं, लेकिन कैटेगरी एवरेज ने 19% का रिटर्न्स दिया है। ये रिटर्न्स रहा है किसका? एडिलवाइसेस मिड कैप फंड का। उसके बाद अब लाते हैं मोतीलाल ओसवाल का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, चलिए ठीक है, यहाँ पर आ गया है। जरा इसको आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका रिटर्न्स किस प्रकार का रहा है। देखिए यहाँ पर इस फंड का रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 10 सालों में 18%, 18.89% का रिटर्न्स रहा है। तो मतलब ठीक है, अपने कैटेगरी एवरेज से कम जरूर है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। फिर भी लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है लगभग आपको सही ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक साल में देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने को अगरचे नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें पिछले 10 सालों में, तो 10 सालों में आपको 18-19% का रिटर्न्स तो एटलीस्ट आपको मिल ही जा रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद पिछले 7 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो 23% का रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार के रिटर्न तो आपने देख लिया ना, मैंने इसलिए कहा हुआ था कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन में कहाँ जा रहा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन में ऑफ कोर्स आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। देखिए अब एक बहुत ही जरूरी बात जो हर इन्वेस्टर्स को अपने माइंड में रखना चाहिए, अगर वो इस फंड के अंदर निवेश करने जा रहे हैं तो, या फिर इस फंड के अंदर निवेश करके रखा हुआ है तो, अगर आपने निवेश करके रखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा पैसा इस फंड के अंदर लगाया हुआ है, और अलग से आपने सेक्टरल फंड के अंदर अगर टेक कैटेगरी का फंड लेकर रखा हुआ है, यानी टेक सेक्टर का फंड लेकर रखा हुआ है, या टेक सेक्टर के स्टॉक्स में आपने बहुत ज्यादा पैसे लगा कर रखे हुए हैं, तो ये चीज आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पर पैसे लगाया है तो आपका मतलब जो है ना 41% प्लस पैसे आपको टेक सेक्टर में जा ही रहे हैं। तो पहले से ही आपके पैसे टेक सेक्टर में जा रहे हैं, ऊपर से आप टेक्नोलॉजी सेक्टर का सेक्टरल फंड अगर आप ले लेते हैं तो फिर वहां पर आपके पैसे जाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि रास्ते दो होंगे, लेकिन पैसे जा एक ही सेक्टर में रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आपको रास्ते लगेगा कि भाई 2 फंड हमने लेकर रखा हुआ है, लेकिन आपके मैक्स टू मैक्स पैसे जा तो रहे हैं एक ही सेक्टर के अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपने ऑलरेडी निवेश करके रखा हुआ है तो आपको सेक्टरल फंड के अंदर, यानी आईटी सेक्टर के फंड के अंदर ज्यादा पैसे आप लगाने की जरूरत नहीं है, ना आईटी स्टॉक्स के अंदर आपको ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। या फिर ऐसा भी होता है कि आप पहले से ही आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा पैसे लगा कर रखे हुए हैं और उसके बाद आप इस फंड के अंदर निवेश करना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि इस मिड कैप के अंदर निवेश आपको नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे आप एचडीएफसी को ले सकते हो, या फिर इसके अलावा जो भी है कोटक वगैरह है, या फिर जो भी है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लीजिए, ठीक है ना? ये आपके लिए बेटर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पैसे आईटी स्टॉक्स के अंदर लगे हुए हैं। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इंपोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।